अपने ही हैं, क्योंकि आप हैं तभी वो गाड़ी ले पाई हूँ। आप लोगों ने इतना प्यार किया। ये गाड़ी मेरी नहीं, आप लोगों की। अगर आप मुझे पसंद ना करते तो कोई मुझे अपने शो पे ना लेता, और नहीं लेते तो पैसे ना मिलते। तो आज मैंने गाड़ी ली है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ की ये मेरी ड्रीम कार है। जब मैं मुंबई में आई थी तो अमृतसर से आई थी, पंजाब से। और आपको पता है वहाँ पे कैसे हम लोगों को लगता है कि सेंट्रो सबसे बड़ी कार होगी, और फिर जो ज़्यादा अमीर है उसके पास इनोवा। इनोवा तो बहुत ज़्यादा ऐसे होता था। तो मर्सिडीज़ कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लूँगी, और आज मैंने मर्सिडीज जीएल ली है। मतलब 1 करोड़ की गाड़ी, आप सोच लीजिए। 1 करोड़, यानी कि कभी मैंने अपनी लाइफ में सोचा ही नहीं था जब मैं पंजाब में थी कि 1 करोड़। जब मैं पढ़ती थी मैंने 1 लाख नहीं देखा था। आज मैं वो गाड़ी में घूम रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सब आप लोगों के कारण है, आप लोगों के प्यार के कारण है। बिल्कुल। आजकल लोग ये सवाल पूछते ही नहीं है, और शायद ही कभी किसी ने पूछा हो। सब लोग ये पूछते हैं कैसा लग रहा है काम करके, कैसा ये हो रहा है। अमिताभ बच्चन जी के साथ आपने शो किया, सलमान के साथ किया, कैसा लग रहा है। कोई ये नहीं पूछता कि कहाँ से हैं आप। मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ से हूँ। और मैं हूँ अमृतसर से, पंजाब से। और पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫੈਨਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अमृतसर 3 जुलाई, ये बोझ धरती पे पड़ा था। 3 जुलाई 1985। शायद मेरे फैमिली ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, क्योंकि ऑलरेडी 3 बच्चे ਸੀ ਤੇ ਇਹ नारा चल चुका सी कि बच्चे 2 ही अच्छे। तो ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके थे, मेरा भाई और मेरी बहन हो चुके थे। मैं तीसरा बच्चा थी। तो मेरी मम्मी अभी भी बताते, कहते तेरे को मैं पैदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि 2 ही बच्चे अच्छे थे। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई, ये किया वो किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैं मतलब वो बच्चा, ये वाला बच्चा गिरा ही नहीं पाई, और मैं पैदा हुई। आज भी जब मुझे कोई अवार्ड मिलता है या टीवी में मुझे कोई एप्रिसिएशन मिलता है, तो मेरी मम्मी ये बोलती है कि हाय रब्बा, मेरे को बहुत ਵੱਡਾ पाप होन जा रहा सी। ते पंजाबियां सेहत तो पता चल ही गया कि क्योंकि खाते पीते घर होंगे पंजाबियों को, कोई वैसे भी फिक्र कोई होती नहीं है। और पता नहीं था कि इस लाइन में आऊँगी। मेरी स्कूलिंग है अमृतसर माल रोड स्कूल, वहाँ पे मैंने 10th किया। फिर मैंने 11th 12th किया बीबी के डीएवी कॉलेज, अमृतसर लॉरेंस रोड पे है जो, वहाँ से मैंने बाकी पढ़ाई की। और बेसिकली इस लाइन में तो पता नहीं कैसे आ गई मैं। वैसे मैं, अगर आप मुझे, अगर शायद कुछ बन पाती तो स्पोर्ट्स की दुनिया में जा पाती, क्योंकि मैं बेसिकली नेशनल राइफल शूटर हूँ और आर्चर हूँ, तीरंदाजी जिसे कहते हैं। वो भी मजबूरी में सीखा गया। कॉलेज में जब गई तो मैं एनसीसी करती थी स्कूल में, तो मैम ने कहा कि आप हमारे कॉलेज में आ जाओ। तो मैंने बोला कि नहीं मैम, ये तो अमीरों का कॉलेज है, बड़े बड़े लोगों की बेटियां पढ़ती है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। तो बोले आप अपने सर्टिफिकेट लेकर आना। तो मैंने स्टेट लेवल वहाँ पे खेला हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारे कॉलेज में आ जाओ, आपकी बिल्कुल फीस नहीं लगेगी, आप फ्री पढ़ाई करोगे। तो फ्री पढ़ाई के नाम से मेरी ऐसी आंखें खुल गई, मुझे लगा कि मैं फ्री पढ़ूंगी, कॉलेज जाऊंगी। तो मैंने स्पोर्ट्स में और मेहनत शुरू कर दी कि मैं कॉलेज के लिए मेडल लेकर आऊंगी, तो मेरी अगली अगली क्लास फ्री हो जाएगी। तो करते करते मैं स्पोर्ट्स में इतनी आगे निकल गई कि राइफल और जो बो एरो होते हैं वो मेरी लाइफ बन गई। मतलब मैं पागलों की तरह सुबह 5 बजे ग्राउंड में भागती थी, शूटिंग करती थी, कैंप्स लगाती थी बहुत सारे कॉलेज की तरफ से। बहुत जगह पे मैं गई कंपटीशन के लिए, हर जगह से अच्छी, मतलब अच्छी जीत मिली मुझे। और भगवान से यही कहती थी कि भगवान मेरे को शूटिंग में बहुत आगे लेके जाई, पर ये नहीं बोला था कि राइफल शूटिंग या ये वाली शूटिंग। तो भगवान ने ये वाली शूटिंग में आगे भेज दिया। अभी भगवान को कुछ कह भी नहीं सकते कि यार यार रब है तू की कीता मैनू किधर भेजता। तो भगवान भी तो कहेगा ना कि तुसी तो अद्धी गल बोली, पूरी बात बोलते आप किधर जाना है। बट मैं अपनी लाइफ से इतनी खुश हूँ। कभी कभी बचपन में जब कॉलेज में पढ़ती थी तो अपने आप को बहुत बहुत कोसती थी, क्योंकि बड़े बड़े घर की लड़कियाँ पढ़ती थी, टॉप जीन्स ऐसे ड्रेसेस डाल के। तो मैं बोलती थी हाय, हमारे मतलब साइज़ का कोई टॉप ही नहीं होता, जीन्स ही नहीं होती। तो मैं, भगवान मुझे क्यों बनाया ऐसे। एक तो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से, ऊपर से ऐसे मोटी तगड़ी बना दिया, कुछ हो ही नहीं रहा ये वो। लेकिन अभी दोनों हाथ कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने क्यों बोला ऐसे। क्योंकि भगवान ने किसी को भी अगर कोई रंग रूप दिया होता है ना, तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। आज आपके सामने मोटी ताजी 85 kg की भारती डे नाइट काम कर रही है, और शायद ही कोई पतली लड़की इतना काम कर रही होगी। बहुत सारी पतली लड़कियां, मॉडल, ये वो, बेचारी घर बैठी है। मैं भगवान से सॉरी कहूँगी कि मैंने आपकी बनाई हुई चीज़ को ऐसा निरादर किया, बोला कि मुझे ऐसा क्यों बनाया। भगवान बहुत चालाक है, अमीरों की सुनते जाते हैं, गरीबों की सुनते नहीं है। तो बहुत अच्छा। और जब घर के हालात ऐसे थे,
तो मैं बताना चाहूँगी कि क्योंकि आप मेरी फैमिली या मेरा घर है, मैं 2 साल की थी, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। हम 3 भाई बहन हैं, मेरे मम्मी और बड़ी बहन, फिर भाई, फिर मैं। तो कैसे मम्मी ने स्ट्रगल किया, कैसे जगह जगह काम किया हमें पढ़ाने के लिए। फिर मेरे भाई बहनों ने मेरी पढ़ाई के कारण, उन्होंने बेचारों ने दोनों ने ट्वेल्थ की, बोला कि तू कॉलेज जा। कॉलेज के लिए अगर कॉलेज फ्री पढ़ा रहा है तो कपड़े तो चाहिए ना अच्छे। तो उसके लिए तो मैं बहुत बोलती थी, मैं नॉटी शरारती बचपन से ऐसे थी घर में। हमारे पंजाब में ना ये बहुत रिवाज होता है कि जो गली में रह रहे होते हैं, अगर आस पड़ोस के घर कोई सब्जी वब्जी बनाते तो एक दूसरे को दे दे, हम कटोरी में डाल के तुसी की बनाया, असी छोले बनाए, तुसी की बनाया, असी बैंगन का भरता। तो हम एक दूसरे को देते हैं, वो भी देते हैं हमें। तो कोई भी आंटी आ जाते थे, मैं उनकी नकल करती थी, तो मेरी मम्मी कहते थे कि तू क्यों बोलती है इतना, कम बोला कर, तेरी बहन देख कितनी शांत है, भाई कितना शांत है, तू इतना बोलती है ना, कल को तेरी शादी करनी, तेरे ससुराल वाले हमें बोलेंगे कि यार कुड़ी कितना बोलती है। और आज पूरा देश मेरी मम्मी को बोल रहा है कि आपकी लड़की को कहो बोले बोले बोले, क्योंकि वो हमारा स्ट्रेस दूर करती है। और हम इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है आजकल की, सब लोग कुछ बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या ट्रेन में बैठे हुए, सब कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कि अरे कैसे होगा ये वो। और जब मुझे देखते हैं तो थोड़ी सी अरे अरे आप स्माइल ऐसे आती है ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर मैं स्माइल दे रही हूँ, तो कहते हैं ना कि डॉक्टर का काम करने हैं, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहते हैं। तो डॉक्टर तो बन नहीं पाई, लेकिन नर्स बन गई हूँ, थोड़ी थोड़ी लाफ्टर की मेडिसिन दे रही हूँ। तो अरे भारती जी, कितनी मज़ेदार आपकी लाइफ है, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, अच्छे बाल, मेकअप, गाड़ियों में घूमना। लेकिन मैं उन सब से कहूँगी कि इस मेहनत के पीछे जो बैक स्टेज मेहनत होती है ना, शायद ही वो कोई समझ सके, क्योंकि 24 घंटे मेकअप करके बाल बना के बैठना पड़ता है कि कब बारी आ जाए, कब बारी आ जाए। और वो जो टीवी पे आता है वो 1 घंटे का ही होता है, आधे घंटे का होता है। तो लोग बोलते हैं अरे ये अच्छा लग रहा है, चैनल चेंज करो, ये वो। लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत होती है हमारी। और कॉमेडी तो आपको पता है, कॉमेडी करना आम बंदे के बस की बात नहीं है। हमारे राइटर्स, मैं कभी नहीं ये कहूँगी कि मैं अकेली करती हूँ, मैं अकेली लिखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हमारी पूरी क्रिएटिव टीम है, हमारे बहुत बड़ा हाथ है हमारी कॉमेडी में, हमारे शोज़ चलाने में, हमारे राइटर्स का, हमारी क्रिएटिव टीम, डायरेक्टर का। क्योंकि हम सब मिलजुल के काम करते हैं। और कभी इनकेस कभी आपको मौका मिले मेरे शूट पे आने का, तो आप देखेंगे, आप खुद हंस हंस के गिर जाएंगे, क्योंकि इतना मज़े से काम होता है ना। और कॉमेडी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे मेरी ही फेवरेट चीज़ करने का पैसा मिल रहा है। क्योंकि किसी को पूछो तो लोग कहेंगे अरे घर बैठना मस्त, एसी में खाना पीना और बस टीवी देखना। तो कोई कहेगा कि आपको उसी चीज़ के पैसे मिलेंगे, तो कितनी अच्छी बात है। तो मुझे मेरे ही मज़े के पैसे मिल रहे हैं, जो मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। बट मम्मी थोड़े से परेशान हो जाते हैं। मम्मी कहते हैं नहीं, पहले कुछ भी नहीं था तो एक साथ खाना खाते थे, ये सब। अभी मेरे कोई ठिकाना ही नहीं है। अक्सर 2-3 महीने हो गए मम्मी को सोते हुए ही देखती हूँ। सुबह 6 बजे, जब 7 बजे घर से निकलती हूँ तब भी मम्मी सो रहे होते हैं। रात को जब 3-4 बजे घर शूटिंग से वापस आती हूँ तब भी सो रहे होते हैं। तो एक दिन तो रो ही पड़े, कहते तू मेरे से मिलती क्यों नहीं, भाग दौड़ इधर तो चली जाती है तू, ये वो। फिर मैंने बोला कि मम्मी अभी 2-3 महीने बैक टू बैक 2 शो है वो कर रही हूँ, बट समझ जाती है वो। लेकिन कहते हैं ना कि अभी मम्मियाँ को, जब मम्मी कहते हैं कि तू माँ बनेगी ना, तब तेरे को पता चलेगा कि माँ बच्चे के कारण कितना तरसती, कितना ध्यान होता है। तो मैं बोलती थी अच्छा मम्मी चलो ठीक है ठीक है, आपको अच्छी सी शॉपिंग करा दूंगी, अच्छा सा गोल्ड ले दूंगी। मेरी मम्मी को गोल्ड बहुत अच्छा लगता है। पंजाबी और जिन्नियां भी होंगी हैं सब ਨੂੰ गोल्ड बहुत पसंद होता है। ਤੁਸੀਂ भी कई आंटियां मम्मियां मैंने देखती हो देखेंगे हाँ यार मैनू भी गोल्ड पसंद है। तो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है, लेकिन उनको मेरी बहुत फिक्र रहती है। बट मैं बोलती हूँ मम्मी कि मैं वादा करती हूँ मैं 85 से 84 भी नहीं होंगी। तो 85 रहती है तो मेरी मम्मी को लिखता कि हाँ जितना मर्जी मोटा बच्चा हो जाए, चाहे वो गणेश आचार्य, अदनाम सामी, जितने मर्जी, अपनी मम्मियों को सब पतले ही लगते हैं। कितना पतला हो गया, कितनी पतली हो गई, यही करते रहते हैं। और रही खाने पीने की बात, मुझे पता वो आपके मन में ज़रूर होगी कि आप ऐसे हैं। शूटिंग में मेरे टिफ़िन का बहुत वेट रहता है, क्योंकि मेरे घर से जो खाना आता है प्रॉपर खाना आता है, मैं बाहर का बहुत कम खाती हूँ। तो मम्मी पूरा मतलब दाल चावल सब्जी सैलड रोटी सब भेजते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी बेटी के लिए, 3 लोग का और होता है। मेरी मम्मी को पता है कि जब डब्बा खुलेगा तू भी आ जा तू भी आ जा, तो मेरी बेटी भूखी ना रह जाए। तो बहुत बहुत मज़ा आता है शूटिंग में। और मुझे अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ मैं। लोग पूछते कि आप आज अभी गणपति जी हैं, दिवाली है, तो आप भगवान से क्या मांगना चाहेंगे। मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं क्या मांगूँ यार, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है। मैं सिर्फ भगवान को यही कहूँगी कि भगवान जी आप इस चीज़ को बस मेंटेन रखना
कि अभी खुशियां हैं तो खुशियां ही रहें, क्योंकि कहते हैं ना कभी खुशी कभी गम, लेकिन कभी गम कभी खुशी मेरी लाइफ में हो चुकी है। पहले बहुत गम थे, मम्मी को देखा कैसे काम करते हो, अभी खुशियां हैं, तो प्लीज़ आप इसको बनाए रखना। और मेरे से अच्छा काम करवाना, मेरे से कुछ ऐसा मत बुलवाना कि मैं किसी को हर्ट कर जाऊं या मेरी बात किसी को हर्ट कर जाए। और वैसे भी जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं वो सिर्फ आपको हंसाने के लिए जो भी करते हैं, कभी आपको हर्ट करने के लिए नहीं। इन केस मेरे मुंह से कभी कोई ऐसी बात निकल जाए तो प्लीज़ अपनी छोटी बहन, अपनी बच्ची समझ के मैंने माफ़ कर देना। अभी वेट कर रही थी कि आपने अभी तक पूछा क्यों नहीं कि आपका वो करेक्टर जिन्ने भी मेरे आंटी अंकल मेरे भैन भरा मैनू देख रहे ने, सारे मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल ये लल्ली करेक्टर हर पंजाब के घर में, गली में, हर जगह है, क्योंकि लल्ली तकरीबन हम लोग ना खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई में कम, और बहुत भोली होती है। और ये वैसे भी लल्ली जो मेरा करेक्टर मैंने इसको किया है, इन्वेंट किया है, बहुत भोली है, किसी के मुंह पे भी कुछ भी बोल देती है। इसने घर में अपने 3-4 बार बहुत झगड़ा कराया है मम्मी डैडी के। अक्सर बोल देती है मम्मी डैडी जब बैठे होते तो कहती डैडी जी आज ईद है, तो उसकी मम्मी कहती बेटा नहीं आज ईद तो नहीं है, ईद तो अभी 3-4 महीने बाद है फिर डैडी साथ वाली आंटी के गले क्यों लग रहे थे। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें बोल देती है, या मुझे बोल देती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ भारती, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं बोलती हूँ क्यों लल्ली आज हमारी बकरी ने अंडा दिया। तो मैं कहती हूँ लल्ली आप पढ़ते हो ना, आपको ये नहीं पता कि बकरी अंडा नहीं देती, मुर्गी देती है हाँ जी, हमने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रखा हुआ है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो लल्ली बोल देती है और झगड़े हो जाते हैं। तो मुझे खुद हंसी आ गई, और मुझे पता आप भी हंस रहे हैं। लेकिन बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत भोली बच्ची है। और कई ऐसे करेक्टर हैं जो अभी मैं कर चुकी हूँ। अर्चना पूरन सिंह बन चुकी हूँ कॉमेडी सर्कस में, माधुरी दीक्षित बन चुकी हूँ, और अभी तो मुझे याद भी नहीं क्या क्या बन चुकी। इधर आके मराठी काम वाली बाई बन चुकी है, देवा देवा राम राम साहेब एकदम छान मी छान दिसती। तो इसका मतलब है मैं अच्छी दिख रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाऊँ, मुझे याद भी नहीं है कि क्या क्या मैंने कर लिया है। लेकिन लाफ्टर चैलेंज में जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी, मुझे लगता है कि मेरी जो कहानी है वो सेंड्रेला से मिलती जुलती है, कि वो लड़की जिसने हर चीज़ लटकती ऐसे शोरूम में कपड़े डाले, मैंने क्यों नहीं थे, हाई मैं पहन सकती हूँ, कभी लोग खा रहे हैं खाना तो मैं ये वाला बर्गर कभी खा सकती हूँ, डोसा, वाह ये तो हमने सिर्फ देखे ही थे। पंजाब में आज भी किसी लड़की को अगर आप होटल में जाते देख लेते हो ना अकेले, तो बहुत गलत बात समझी जाती है। लोगों की अभी भी ना सोच वहीं तक है। मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप ये सोच को बदलिए। होटल में हमेशा गलत काम नहीं होते। इस वजह से ही मैंने डर डर के ऑडिशन दिए, क्योंकि मुझे जब पता चला कि लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन होटल में हो रहे हैं तो मैंने सोच विचार ही बंद कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी कोई देख लेता और बोल देता मेरी मम्मी को कि आपकी लड़की तो वो वाले होटल में थी, तो बहुत उन पे मतलब गलत असर होता, क्योंकि फादर तो है नहीं और कोई तीसरा बंदा ऐसी बात बोल दे। तो मैं 5-6 फ्रेंड्स लेकर गई थी लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन के लिए होटल में, और मैंने अपना फ़ोन ऑन करके हाथ में पकड़ा हुआ था कि ऊपर कुछ होगा तो मेरा ऑन है फ़ोन, मैं चिल्लाऊंगी तो तुम लोग आ जाना ऊपर। कैसी सोच, मेरी भी खुद कैसी सोच थी, मैं हंसती हूँ। मैं गई, वहाँ डायरेक्टर साहब थे, कैमरा लगाया हुआ था ट्राइपॉड पे, और मुझे बोले हाँ जी क्या आता है आपको। मैं डर गई, मैं क्या है क्या आता मतलब, मैं क्या सर मतलब क्या हंसाओ, मतलब कोई जोक वोक। मैंने जो किया था कॉलेज में, यूथ फेस्टिवल में, थिएटर में, मैंने एक ही सांस में सब कर दिया। तो वो ऐसी देखी गई मुझे। तो मैं क्या सर बस, कहते ठीक है अपना नंबर नीचे लिखवा दो हम बता देंगे आपको। तो मैं घर आ गई, मैंने बताया ही नहीं मम्मी को, किसी को नहीं कुछ बताया मैंने कि मैं ऐसा कुछ करके आई हूँ। फिर ना 1 हफ्ते बाद फ़ोन आया, यहाँ पे एंडेमॉल एक प्रोडक्शन हाउस है बहुत बड़ा, इंटरनेशनल लेवल पे है, वहाँ से किसी लड़की का फ़ोन आया रिद्धि नाम की, और वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बात कर रही थी। पहले तो मेरे ऊपर से निकल गई सारी। तो मैं उसको कही हाँ जी आवाज़ नहीं आ रही, तो उसने हाय माय नेम इज़ रिद्धि आयो भारती। तो मेरे को लगे कि हाँ इतनी इंग्लिश बोल दी उसने। उसने बोला कि हाँ यस आई एम फ्रॉम एंडेमॉल। तो मेरे को लगा कि अंडे बेचने वाले कोई मुंबई बॉम्बे से फ़ोन कर रहे हैं। मैंने फ़ोन काट दिया। मैं कहा मम्मी कोई अंडे बेचने वाले फ़ोन कर रहे हैं मुंबई से। मम्मी कहते पागल रॉन्ग नंबर होगा। फिर वो लड़की का फ़ोन आया, यस आई एम रिद्धि फ्रॉम एंडेमॉल। मैं क्या हमें नहीं चाहिए अंडे। कहती नहीं एंडेमॉल, एंडेमॉल ये प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग लाफ्टर चैलेंज बनाते हैं मैंने कहा हाँ जी सॉरी। मैं खुद अपनी सोच पे इतना हंसती हूँ ना। फिर उसने बोला कि आप लाफ्टर चैलेंज की शॉर्ट लिस्ट में हैं, तो आप क्या
आएंगी? तो मैंने बोला कि कहाँ आना है? कहते बॉम्बे। तो मैंने बोला कि मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। कहती नहीं नहीं, हम आपको भेजेंगे टिकट, आप आपकी मम्मी आ सकेंगे। तो मैं मम्मी को मनाया। मम्मी कहते कब दिए तूने ऑडिशन? ऐसे ऐसे मैंने बोला कि कॉलेज में आए थे, मैंने दे दिए ऑडिशन। फिर उस लड़की ने कहा कि हम आपको पीएनआर नंबर भेज रहे हैं। तो जब पीएनआर नंबर की बात की तो मुझे समझ ना आया पीएनआर क्या होता है, क्योंकि हमें क्या बसों में लटक के सफ़र किया हमने, जर्नल में बैठ के ट्रेन में किया। तो मैंने अपने टीचर को पूछा कॉलेज में जाके, मैम मैं क्या पीएनआर नंबर क्या होता है? कहती बेटा ये टिकट होती है। क्या है पीएनआर नंबर? मैं क्या देखना 9W, कहते जेट एयरवेज की फ़्लाइट है तेरी। तो अब पहली बार एयरपोर्ट पहुंचे, कुछ पता ही नहीं किसको क्या करना है। हमें लगा कि वो जो ट्रॉली होती है ना उसके भी पैसे लगते हैं। हम लोगों ने अपने हैवी हैवी थैले टैचियाँ पकड़ी हुई हाथ में, मम्मी भी पसीनों पसीन है। तो लोग ट्रॉलियों में जा रहे। मैं क्या किससे पूछूं ट्रॉली कितने की मिलती है? क्या कुछ नहीं किया। फिर एक बंदा एयरलाइंस का है, कहते आप इतना हैवी सामान उठा रहे हो, ट्रॉली पे रख लो। हमने कहा कि हमारे पास ना बड़े नोट है, खुले नोट नहीं है। तो कितने की होती? कहते मैडम ये फ्री होती। हमने तुरंत वहां पे 2 ट्रॉली ली, उसमें सामान रखा। फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैं क्या मम्मी ये लोग जहाँ जहाँ जाई जा रहे हैं ना, हम इनके पीछे वही करी जाएंगे। तो एक आंटी अंकल थे, वो जो जो करी जाए हम वही उनके पीछे करी जाए। वो एक्सरे के लिए सामान रखा, हमने भी उधर रख दिया, हमारा उधर सामान मिला। फिर हमने बोर्डिंग पास लिए। तो हमें लगा कि पर्ची जी भी मिलेगी टिकट, क्योंकि हमें टिकटों की आदत पड़ी थी ना। तो वो उसके बाद जमा कराने के बाद वो हस्बैंड वाइफ बाथरूम में जाए तो हम भी उनके पीछे उनके बाहर ही खड़े रहे कि बाद में ये लोग आके कहाँ जाएंगे, कैसे फ्लाइट पकड़नी है, जहाज इतना बड़ा अंदर कैसे आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एयरपोर्ट भी बहुत छोटा सा था। तो वो आंटी अंकल के साथ साथ ही हम जो करते गए। फिर फ्लाइट में बैठे, फिर वो जो समझाती है आगे 2 द्वार हैं ये कीजिए। हम माँ बेटी इतने गौर से देख रहे हैं ना कि आज ही फ्लाइट आज ही पानी में लैंड करेगी। पानी में अगर लैंड कर जाए तो मेरी मम्मी कहते हाय हाय फिटे मुंह तेरा कलैणी जी, हजे ते जहाज ते बैठे ही हाँ, तो पहला ही कह डी पानी ते लैंड करना। मैं क्या मम्मी चुप कर जाओ। हम वो आंटी अंकल के साथ ऐसे बैठे और वो उसको देखते रहे कि ये बेल्ट लगाए ऑक्सीजन आ जाएगा। हम मैं मम्मी कहती लगता खराब जहाज में बिठा रहे हैं कि इतना सब कुछ बता रहे हैं, ए होना ही होना है भगवान का नाम ले जाए मम्मी। ये वो फ्लाइट में खाना देने आई, हमने वो भी नहीं लिया। हमने कहा पैसे ले लेगी ये हमसे। और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो मेरी लाइफ का कि मैं आगे चल के अगर मेरे पास बहुत पैसा आया तो मैं इसमें फिल्म बनाने वाली, शॉर्ट फिल्म में। तो जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई ना तो मेरी मम्मी मुझे कहती सामान कितने है? मैं कहा मम्मा मैं आपको पकड़ाया था क्योंकि सामान तो ले लिया था उन्होंने। तो ना जैसे फ्लाइट अभी रनवे में भाग रही थी, मेरी मम्मी खड़ी हो गई। मम्मी खड़े हो गए, वो आई है रसोई, कहती प्लीज बैठिए बैठिए टेक ऑफ। मम्मी कहती नहीं हमारा सामान नीचे रह गया। तो बोली क्या था? पर्स था, बैग था? तो नहीं बड़े बड़े लगेज थे। कहती वो नीचे है। मम्मी मम्मी कहती नीचे कहाँ पे? हमने नहीं रखे। कहती नहीं वो किसी ने रख दिए होंगे। कहते नहीं उनको क्या पता कि हमने यही वाले जहाज में बैठा। कहती नो मैम आपका बोर्डिंग पास दीजिए। हमने हमें बोर्डिंग पास ना समझ आए पहले। तो हमने कहा है? कहती बोर्डिंग पास वो जो दिया था हमने निकाला, उसके पीछे टैग लगे होते हैं जो लगेज के। उसने बोला कि कितने बैग थे? हमने कहा 3। कहती ये देखिए 1 2 3 आपके लगेज हमारे साथ ही जा रहे। फिर हम जो नीचे मुँह करके हंसे हैं, मैं और मेरी मम्मी, हमको कुछ ना पता चले। क्योंकि हम सो सॉरी मैं ये शेयर कर रही बातें, बट मैं ये करना चाहती थी किसी से, क्योंकि ये मेरी लाइफ की बहुत अच्छी बातें हैं। जब भी मैं उदास होती हूँ ना तो मैं वो सीन याद करती हूँ। आज मैं और मेरी मम्मी अमेरिका जाते हैं, दुबई जाते हैं शोज़ के लिए, बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं। तो मैं जब बैठती हूँ ना कभी कभी याद आता है, मैं मम्मी को बोलती, मैं कहा मम्मी तानू याद है पहले आप टेक ऑफ के वक्त खड़े हो गए? तो बोलती चुप कर किसी को बताई मत। मैं क्या मैंने किसी को नहीं बताया, और ये भी तो कनाडा में टेलीकास्ट होगा, मम्मी को क्या पता चलेगा। और जी जैसे ही शाम को उन्होंने बोला कि हम मुंबई पहुंच चुके हैं ये वो, तो मैंने ऐसे करके खिड़की से नीचे देखा, लाइटें जली, समुंदर के बीच में से एक दो लाइटें जल रही, जो किश्तियाँ शिप जा रही, मैंने देखा। और मुझे पता नहीं अजीब सी ऐसी शांति मिली, मतलब दिल को ऐसी शांति मिली कि मुझे लगा कि मैं अपने, होता ना कहीं से घूम के अपने घर वापस आ रहे हैं, तो मुझे वो वाला फील हो रहा था। और जैसे हम लैंड किए, फिर वही अंडे बेचने वाले जो अंडे मोल वाले थे वो खड़े थे हमारे नाम का लेके, हम
होटल गए। फिर उन्होंने कहा शाम को डायरेक्टर साहब आपको मिलेंगे। फिर वही वाला बंदा था जो कह रहे आपको क्या आता है। हेलो सर, पूरे मेरी वो पूरे ऐसे गांव पिंड के होते ना जो, बेटे क्या कर सकते हो, मैं आप पेपर पे बनाओ क्या कर सकते हो, क्योंकि तब खुद करना पड़ता था। और फिर उन्होंने बोला कि हम अपने अपने रूम में गए, तो हमें एक मतलब होते हैं ना जो फ्लैट्स, उसमें ठहराया था। कुछ लोग इधर, दो दो लोग करके ऐसे। तो एक बंदा आता था खाने का ऑर्डर लेने, तो हमें था, कहते क्या क्या मंगाओगे आप। तो हम माँ बेटी डर के मारे सिर्फ दाल और रोटी मंगाते थे। तो बोलते थे दाल मखनी, तो हम डर जाते थे कि कहीं एंड में बिल बना के देंगे, हाँ जी आपका 15,890 रुपये खाने का बिल। तो हमने बोला कि बिल हमें भरना पड़ेगा। तो वो बोलते कि नहीं नहीं आपको नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक सब्जी और मंगा लें। तो दाल मखनी और 4 रोटी, ये तो मेरी मम्मी का और मेरा पक्का ही था। और साथ में यहाँ पे कितना अचार प्याज सैलड देते, हम उतने उतने भी खुश हो जाती थी, हाय कितना मिल गया। और धीरे धीरे करते करते फिर चैनल आई, लड़की आई, चैनल कैसे देखने लगी, हमें ऊपर से लेके नीचे। मेरे बाल लंबे थे, कभी थ्रेडिंग नहीं करवाई थी। उन्होंने बोला कि यार ये लोग तो सब भेजने पड़ेंगे मेकओवर के लिए। फिर हम लोगों को पार्लर में भेजा। 2 लड़कियां इधर लगी, 2 ऊपर मेरा पकड़ के मुंह लगी हुई, 3 पैर रगड़ रही। तो मैं कहूँ हाय ये मुझे क्या करवाई जा रहे हैं, ये कैसा बना देंगे मुझे। मेरे मुंह पे वो लगा कि मुझे लेटा दिया, खीरा रख दिया यहाँ पर, मेरे कुछ मिर्चियाँ लगी जाए, वो बोल भी ना पाऊँ, इधर से नेल्स नूल्स करे, मैं कह भी ना पाऊँ कि मत कर मत। तो मैं कहूँ कि मैं कहूँगी तो मुझे डांट ही ना दे कि चुप रहिए, क्या बंद कराइए आप, शक्ल देखो अपनी, चुप रहो अभी। मुझे लगे ऐसा बोलेंगे, मैं चुप, दर्द सहती गई। लेकिन वो 3 घंटे के बाद जब मैंने अपनी शक्ल देखी, अपने नेल्स देखे, अलग अलग रंग की नेल पॉलिश कर दी और ये वो कटिंग कर दी, तो मैं क्या हाय मैं वही हूँ। फिर मैं मन में सोचूं कि सब लोग मुझे देखेंगे, कहेंगे देख इसको कितनी फैशन की आग लगी है, वहाँ जाके ही बदल गई। फिर मेरे को एक और टेंशन, मैं क्या जब शूट वाले दिन मुझे ऐसे वाले कपड़े ना दे दे, ट्यूब टॉप, पीछे से कुछ है ही नहीं। तो मेरी मम्मी ने भी किया, मेरी मम्मी कहते तेनू मेरी कसम होवे, क्योंकि मम्मी कैसी होती है ना, कहते तेनू मेरी कसम होवे अगर तूने ऐसे वाले कपड़े पहने। मैं कहा मम्मी अभी जो देंगे मैं देखती हूँ। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस में कम्फर्ट हो, मैं कहा पूरे वाले में। फिर मुझे पहले पूरा कुर्ता दिया, बहन जियों वाला। और मेरे को आदत भी नहीं थी बाल ऐसे खुले छोड़ने की। उन्होंने मेरा अच्छा सा, उन्होंने उनकी हेयर वाली ने मेरे ऐसे बाल स्ट्रेट करके पिन लगा के बाल खुले छोड़े, मेरे को गर्मी ना बुरा हाल हो जाए। तो कहती आपको बहुत पसीना आ रहा है। मैं क्या दीदी मेरे बाल बांध दो, मैं खुले नहीं छोड़ सकती। कहती क्यों, मैं क्या मैंने पंजाब में कभी नहीं छोड़े छोटी की। फिर उसने मेरी पोनी कर दी, बगा कि आप बोल दो आप जिसमें कंफर्टेबल हो। फिर धीरे धीरे करते करते मैं वो वाली भारती और आज की भारती देखती हूँ, तो मेरे को इतना मतलब मज़ा आता है ना। तभी मैंने आपसे पहले कहा कि मुझे मेरी कहानी सैंड्रेला जैसी लगती है। और आज भी मुझे याद है मेरा पहला जिंदगी का लाइव शो किसी डायमंड ज्वेलरी वालों के लिए मैंने किया था। मैं लाफ्टर चैलेंज करके घर चली गई थी जीत वीत के। इतना बड़ा मेरे को 48 इंच का टीवी मिला, वो आज तक मेरी जिस गली में रहती उस गली में था ही नहीं। जब आया वो टेम्पो में, सारी गली बाहर देखने लगी क्या आया इसके घर। इसके घर तो वो हालात है कि सुबह एक अगर सब्जी बन जाती तो तीनों टाइम वही खानी पड़ती, इसके घर क्या है। टीवी इतना बड़ा आया, उसमें हम दूरदर्शन ही देखते थे बैठ के। होता ना मंडियों के भाव, कनक की मंडी को सुंडी लग गई है, वही चीज़ें देखते थे। और फिर अचानक 3 महीने बाद फ़ोन आया, हाय फिर वो इतनी इंग्लिश। मैं क्या हाँ जी बोलिए। कहती मैं ऐसे डायमंड ज्वेलरी वालों की तरफ से बोल रहे हैं, हम 6 शो कर रहे हैं, बॉम्बे से शुरुआत कर रहे हैं, बॉम्बे जयपुर ये जगह, तो आपको हम लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ जी करना क्या। कहते आपको कॉमेडी करनी है। मुझे समझ में भी नहीं आता था कि लाइव शो में बोलना क्या होता है। फिर मैंने कपिल भाई जो मेरे टीचर रहे हैं, कपिल शर्मा आज देख रहे होंगे, कॉमेडी नाइट विद कपिल कितना अच्छा चल रहा है, वो मेरे टीचर मुझे कॉलेज में करवाने आते थे। मिस्टर सुदेश लहरी, राजीव ठाकुर, ये सब मेरे टीचर हैं, मैं इनकी ही फसल हूँ। तो मैंने कपिल शर्मा जी को फ़ोन किया, मैं कहा भाई लाइव शो आया तो कैसे करना है। तो बोले जो तूने कॉमेडी में किया है ना टीवी पे, उसको मिक्स मैच करके कर दे। तो फिर वो लड़की कहती पैसे कितने लोगे। तो मैं कहा कितने मांगू, 15-20 हज़ार कितने। पहले मैंने बोला कि मैं 30-40 मांगती हूँ। फिर मेरे को याद आया कि वो कहेगी आपने शक्ल देखी है अपनी 30-40, हटो बंद करो फ़ोन। तो मैं कहीं ऐसे ना कह दे। तो मैंने ना उसके मुंह से उगलवाया। मैं क्या कहती कितना लेंगे आप, 6 शो है कितना लेंगे। तो मैं क्या आप कितना, आपका कितना बजट है। कहते देखिए मैम हमारा तो इतना नहीं है, आई नो कि आप बहुत लेते हैं, हमारा 1 लाख की बजट है पर शो। मेरी आवाज़ ही बंद होगी आपको पता। कहती हेलो, यस आर यू देयर मैम, हेलो। मैं क्या मैं अड़ गया मेरा यहाँ पे सब। मैं क्या 1 लाख पर शो, यानी कि मैं 6 शो करूँगी तो 6 लाख मिलेगा।
मैंने फ़ोन उसका कुछ सुने भी नहीं, काट दिया और चुप हो गए। मैं कहा मम्मी 1 लाख है। मम्मी कहते अब नहीं करेगी, देखना वो तू तेनू कि क्या सी इन्ने पैसे मंगन नू जड़े मिलते पे। मैं कहा उन्हें क्या मेरे सामने हो। फिर उसका फ़ोन है, कहती मैम आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि आपके कम है ये वो। मैं क्या लेकिन मैं तो मैं उन्हें कुछ कहा ही नहीं कि कम दिए तूने ज़्यादा। मैं क्या मैं तो पंजाब में हूँ। कहती हाँ कितने लोग आएंगे आपके साथ। मैं क्या मैं और मेरी मम्मी। ओके हम उसका टिकट करवा देते हैं। उन्होंने बिजनेस क्लास टिकट करवाया, हमें पता ही नहीं बिजनेस क्लास, हम पीछे चले गए बैठने के लिए। हम अपनी सीट ही ढूंढी जाएं A1 2 वो तो आगे, कहती वो तो आगे है। तो आगे आए, आगे बड़ी बड़ी कुर्सियाँ थी। मैं कहा मम्मी ये तो होएगी नहीं। फिर पीछे चले गए। फिर वो कहती मैम आपका ये है, आप मैम आपका ये और इनका ये। बड़ी बड़ी कुर्सी में बैठे। मैं कहा मम्मी कोई आ गया ना उसने बाल पकड़ के उठाना है कि आप हमारी कुर्सी में बैठे। हम चुपचाप बैठे रहे, हमने कुछ नहीं खाया पिया। इतना डरते थे ना। फिर वो मैंने शो किया जब JW मैरियट में, मुंबई के जो 5 स्टार होटल, मेरा पहला शो था। और मैं क्या बोलूँ आपको, मेरे को 1 लाख रुपए जब दे के गया, वो 1 लाख मैंने कैसे गिना होगा मुझे पता है। वो आदमी बैठा कहता मैडम पैसे गिन लीजिए। 1 लाख की गड्डी थी। तो मेरे हाथ ऐसे 1 लाख पहली बार पकड़ा। मैं क्या हाँ जी पूरे ही होंगे। कहते नहीं आप गिन लीजिए। मैं क्या अच्छा मैं 3 3 4 4 नोट एक साथ ही गिनी क्योंकि मैंने फटाफट मैं क्या हाँ जी पूरे। और मैंने 15,000 ही गिना था, उसमें ही मैंने 6 6 नोट एक साथ करके मैं क्या अंकल पूरे हैं। और मैं शो करने गई। मैं क्या मम्मी हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था, मम्मी मैं शो करने जाऊंगी, तुसी पैसे आप पैसे के पास ही बैठना। आप सोच नहीं सकते, मैं शो करके आ गई, मैं सो भी गई, मेरी मम्मी जागती रही क्योंकि 1 लाख था ना हमारे पास। बार बार जाके दरवाजे की कुंडियाँ चेक करे, ठीक है पर्दे बंद करे, ये वो कहीं से कोई वेटर ना आ जाए, पैसे ना छीन ले। उठ उठ के ड्रॉ खोल के देखे 1 लाख रुपए है ये वो। तो मैं जब भी उठूँ मम्मी जाग रही हो टीवी देख रही हो। तो मैं बोलती मम्मी का सोए क्यों नहीं, कहती नहीं नहीं पैसे पड़े हुए हैं। और आज आज कभी कुछ खरीदने जाते 3 3 4 4 लाख रुपए लेके पर्स में चली जाती है। कहते ना एक्सपीरियंस हर चीज़ का। लेकिन मैं वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं भूली, आप लोगों से शेयर की मैंने वो चीज़ें कि कभी आदमी को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, तभी जो आज मिल रहा है उसकी वैल्यू होगी। आज मैंने 1 करोड़ की गाड़ी खरीदी है तो मेरे को उसकी वैल्यू है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कैसे अमृतसर में अपना सफ़र कैसे निकाला है, मुंबई में आके 1 साल कैसे स्ट्रगल किया है। बट जितना लोगों को करना पड़ता है 15 15 20 साल, मैंने बिल्कुल उतना स्ट्रगल नहीं किया। पता नहीं गॉड मेरे पे इतना मेहरबान क्यों था, लोग इतना प्यार करते हंसते। कहते ना कोई ब्लेसिंग ना दे, आपकी बात पे हंस जाए ना, तो वो ऊपर नोट कर रहा होता है कि यार ये अच्छा काम कर रही है। तो आज मुंबई में ये मेरी तीसरी गाड़ी है। सबसे पहले मैंने स्विफ्ट डिज़ायर ली थी, फिर उसके बाद ऑडी Q5 ली, अभी मर्सिडीज ली है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज मीडिया पूछ रहा था कि इसके बाद क्या लेंगी, मैं क्या हेलीकॉप्टर। मैं क्या हेलीकॉप्टर या बस खरीदूंगी 49 सीटर, क्योंकि मुझे लाइफ में बढ़ते जाना है। और मैंने बोला कि ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसा ना कोई कहे कि अरे मर्सिडीज के बाद भारती ने मोटरसाइकिल लिया। तो मतलब आगे ही जाना चाहिए। बाकी आप लोगों के साथ बात करके बहुत मज़ा आया। फिर धीरे धीरे जब आगे बढ़ती गई, फिर कॉमेडी सर्कस से फ़ोन आने लगा। 5 साल मैंने कॉमेडी सर्कस किया। उसके बाद कॉमेडी सर्कस अभी ब्रेक के पे गया है। तो लाइफ ओके पे मेरा कॉमेडी क्लासेस चल रहा है, जो एवरी मंडे टू फ्राइडे 10 बजे आता है। तो आप प्लीज़ उसको मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और अभी तो मैं पूरा हफ्ता भाई टीवी पे हूँ, मंडे टू फ्राइडे लाइफ ओके पर, और सैटरडे संडे कलर्स पे इंडियाज़ गॉट टैलेंट आ रहा है, उसको होस्ट कर रही हूँ मैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब भारती अभी एक है तो काम 10 है। मैं कितने लोगों को नाराज़ करती हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि सेम स्लॉट है, मैं एक ही जगह पे टीवी पे दिख सकती हूँ, क्योंकि वो चैनल के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि 10 बजे हमारे साथ हो तो कहीं और नहीं दिख सकते। वो तो सही बात है, अगर एक जगह खाना खरीदो तो दूसरी जगह नहीं खा सकते। तो कई लोगों को नाराज़ बोला कि ये ख़त्म होने के बाद आपका करूँगी। बहुत सारी हिंदी पंजाबी मूवीज़ के ऑफ़र है, लेकिन मुझे टीवी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि टीवी के ज़रिए हम बहुत लोगों के मिल सकते हैं। अभी मूवी में जब फिल्म रिलीज़ होती है तो 3 4 सौ रुपये चाहिए टिकट खर्चने के लिए। और इतने अभी भी हमारे भारत में गरीब लोग हैं कि इतना पैसा नहीं खर्च सकते, लेकिन टीवी एक ऐसा माध्यम है जिससे आप उन तक पहुंच सकते हो। और वैसे भी बच्चन साहब से लेके माधुरी दीक्षित तक तो इतने बड़े बड़े स्टार टीवी पे आ रहे हैं, तो फिर मैं टीवी छोड़ के फिल्मों में क्यों जाऊँ। मैं सब काम करूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है कि अगर 4 चूल्हों वाली गैस होती है ना, एक पे रोटी बना रहे होते हैं, एक पे दूध, एक पे सब्जी, एक पे हो, तो चारों में से एक चीज़ ज़रूर खराब होगी आपकी। आप रोटी सड़ जाएगी, उसको हिला दूध उबल जाएगा। इसलिए 2 चूल्हों वाली गैस है ना, वो उसमें से अच्छा काम करो। शोज़ कम होंगे तो टीवी भी करूँगी, फिल्में भी करूँगी, सब चीज़ें करूँगी। लोग कहते हैं आप क्यों नहीं करते, तो मैं बोलती हूँ मैं सिर्फ 28 साल की हूँ, अभी बुढ़ी थोड़ी हो गई हूँ, अभी तो बहुत सारा टाइम है, बहुत चीज़ें करूँगी मैं। और आप सब सोच रहे होंगे कि भारती शादी कब करेगी। शादी भी करूँगी, लेकिन अभी 2 साल ठहर के करूँगी शादी।
अभी बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि लहंगे वहंगे जो शौक होता है लड़कियों का, मेहंदी सिंदूर चूड़ा, शूटिंग पे बहुत डाल लिया है। अभी थोड़ा 2 साल ब्रेक, फिर उसके बाद शादी करूंगी। आपको ज़रूर आना है। कहते हैं ना, वैसे भी पंजाबी को डांस करने का बहुत शौक होता है। हमारे तो गली से बारात जा रहे होते, हम तो सारा काम छोड़ के नाचने लग जाते सब लोग। तो डांस मुझे बहुत अच्छा लगता था, कॉमेडी, डांस और खाना, तीन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब मुझे डांस का ऑफर हुआ तो मैं इतनी खुश हुई। फिर मैंने, उन्होंने कहा कि झलक आप ना पहले यूट्यूब पे देख लो। तो मैंने सर्च करके देखा तो स्प्लिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लड़कियां उल्टी सीधी हो रही हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं क्या, मैंने नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी सेहत तो देखी नहीं, आप कर पाएंगे? मैं क्या, नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा इनको मना करने का यही तरीका है, पैसा ज़्यादा बोल दो। मैंने कहा मैं इतना पैसा लूंगी। कहते ओके डन। मैं कहा हाँ, अभी क्या बहाना लगाऊं मैं। फिर मैंने झलक में बहुत मेहनत की, और मेरे जो पार्टनर थे सेवियो, उन्होंने भी इतनी मेहनत की, क्योंकि जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी मेरी उनके साथ, उन्होंने मेरा मुंह देखा तो मैंने उनका मुंह देखा। उसने सोचा कि 2 ही एपिसोड बस, ये इतनी मोटी, इसको कैसे उठाऊंगा, ये कैसे करूंगा। तो मतलब फिर जब मैं काफ़ी फ्लेक्सिबल थी और मैं रिदम में थी, जब गाना बजाया और मैं नाची, फिर वो खुश हो गए। धीरे करते करते मैं टॉप 4 में पहुंची। और फिर मेरा बैक का प्रॉब्लम हो गया था बहुत ज़्यादा, मैंने क्विट कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फेस ऑफ करना था वो लड़की के साथ। और मेरा बैक, मैं बेंड करते करते मेरा बैक मुड़ गया था। एक फॉरेनर कोरियोग्राफर आए थे बीच में सिखाने के लिए, उन्होंने कहा था आप बैक बेंड करो, मैं आपको पकड़ता हूँ। तो मैं बैक बेंड कर रही, वो कहीं और ही देख रहा था, तो मैं गिर गई। और फिर बहुत बुरा हाल है। 6 महीने मैंने ट्रीटमेंट करवाया उसका, अभी एकदम फिट एंड फाइन हूँ। और आप जल्दी मुझे और भी शोज़ में देखेंगे, क्योंकि मुझे टीवी करना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, मैं सबसे यही कहूँगी कि जो हमारे दादा परदादा या मम्मी डैडी थे, वो टीवी पे नहीं आ सके, क्योंकि उनको लगता था कि शायद करिश्मा कपूर शम्मी कपूर की पोती दोती है तो वही आ सकती है। बिल्कुल भी नहीं, आप भी बन सकते हैं, क्योंकि मैं, मेरा कोई दूर दूर से भी मेरा कोई रिलेटिव्स या कुछ टीवी पे मीडिया पे नहीं थे। मैं कैसे आई हूँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने चोरी चोरी ऑडिशन दिए थे। आप चोरी चोरी मत दीजिए, क्योंकि आजकल के मम्मी पापा इतने एडवांस हो गए हैं, अब तो घर घर में लोग ऑडिशन लेने आते हैं, आपके शहर में आते हैं। तो प्लीज़ जितने भी मेरे भाई बहन हैं, उन सारे मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगी कि प्लीज़, अगर आप में कोई टैलेंट है तो प्लीज़ बाहर निकलिए और ऑडिशन दीजिए। आप में से कोई कपिल शर्मा बन सकता है, भारती सिंह बन सकती है, करीना कपूर भी बन सकती है। सो प्लीज़ आगे बढ़िए, और बहुत कुछ करने को है लाइफ में। थैंक यू सो मच, और मुझे खूब सारा प्यार, ब्लेसिंग दीजिए। सत श्री अकाल।